नमस्कार, वक्त इंडिया के खास शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से लाई गई नई एजुकेशन पॉलिसी पर। करीबन 34 साल के बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। सन 1986 में जब पीवी नरसिम्हा राव एजुकेशन मिनिस्टर थे और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त एक पॉलिसी जो है वो लाई गई थी और अब 34 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस एजुकेशन पॉलिसी की पूरी स्ट्रक्चर या पूरा रूपरेखा जो है वो चेंज किया गया है। इसे हम बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी राजीव रंजन शर्मा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। और जम्मू कश्मीर की पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर प्रिया सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं। पहली नज़र में हम अगर इस पॉलिसी को देखें तो कई सारी पेचीदगी इसमें हमें नज़र आती है, लेकिन हम सरल भाषा में अपने दर्शकों से के लिए आपसे समझना चाहते हैं कि क्या कुछ खासियत है इस नई पॉलिसी में और कैसे ये आगे वर्क करेगी। जी राजन जी, ऐसा है कि इस सारी पॉलिसी के पीछे बहुत देर से काम चल रहा था। इसके पीछे दो पहले पॉलिसीज़ बनी। वो एक टी आर सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे उन्होंने, और एक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने, जो कि इसरो के चीफ थे जी। अभी जो ये पॉलिसी का स्वरूप आप देख रहे हो, ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का ही बना हुआ। ओके। अब इसमें एक मूल रूप से परिवर्तन किया गया। क्या था कि पहले हम लोग ये फील करते थे कि अगर एक बच्चा एक लाइन में घुस गया, क्योंकि हमारे देश में ऐसा है, ये समझदारी कैसे रहती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे को गाइड करते हैं, भला वो लास्ट तक जाएं जी। तो वो जब तक हमारे साथ हैं वो हमारे को गाइड करते रहते हैं। इवन के 11th में भी क्या पढ़ना है वो भी वो हमारे को बताते हैं, 12th में क्या पढ़ना है वो भी वो बताते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है वो भी बताते हैं। जी। तो क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स की चॉइस गलत हो जाती है, लेकिन बच्चों को भुगतना पड़ता था। आज ही क्या हो गया, इस पॉलिसी ने वो चीज़, अगर एक साल के लिए किसी से गलती हो जाती है तो इस पॉलिसी में पूरा एक स्कोप रखा गया है, पूरा एक रूपरेखा रखी गई है कि आप अगर एक साल के लिए कोई अगर एक एंट्री करते हो तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, और आपका वो नुकसान नहीं होगा। आपका डिजी लॉकर बनेगा, एक एकेडमिक डिजी लॉकर बनेगा, उसमें आपके क्रेडिट्स रख दिए जाएंगे और वो क्रेडिट्स आपके नेक्स्ट ईयर में फिर ऐड ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से अब वो मार्क्स वाला सिस्टम नहीं है, ये क्रेडिट्स का सिस्टम है। आपने कितने क्रेडिट्स अर्न किए, आपके जितने जितने क्रेडिट्स अर्न होते जाएंगे, आपकी उतनी क्वालिफिकेशन हाई होती जाएगी। सो ये कई लोग ये कहेंगे कि हम लोग जो है इसको वेस्टर्नाइजेशन की तरफ देख रहे हैं। नहीं, आज वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नहीं देख रहे, हम लोग आज एक समानता देख रहे हैं। हम लोग एक दुनिया अलग में नहीं रह सकते, जहाँ पे सारी दुनिया रह रही है उसी के साथ हमारे को रहना है। इसलिए जब कंपैरेटिवली हम लोग देखते हैं तो हमारे को भी अपना सिस्टम में चेंज करना था, और वो इस सिस्टम में चेंज ऐसा किया। ये सारा श्रेय इसका प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने बहुत मतलब समझ बूझ के बाद ये पॉलिसी को लाया, क्योंकि इसमें दो मेजर रूप हैं इसके पॉलिसी के। पहले एक स्कूली एजुकेशन, उसके बाद हायर एजुकेशन, लेकिन इनके बीच में एक समानता बना दी वोकेशनल एजुकेशन की। पहले वोकेशनल एजुकेशन पढ़ना हो तो अलग जाओ जी, ITI में जाओ, उसमें जाओ, इसमें जाओ। अभी क्या है कि क्लास 6 में हर बच्चे को एक ना एक वोकेशन लेके बैगलेस एक्सपीरियंस लेना है फॉर 10 डेज। वो किसी भी अपने मोहल्ले के किसी एक धोबी के पास चला जाए, किसी एक कोई बर्तन बनाने वाला है उसके पास चला जाए, कोई पॉटरी मेकर के पास चला जाए, 10 दिन अपने व्यतीत करे, 10 दिन के बाद आके वो अपने स्कूल में फिर ज्वाइन कर सकता है। अब ये सारी चीज़ें पहले कहाँ थी? ये तो अब सही नई एक रचना हो गई इस चीज़ की, और ये रचना ऐसी है कि जिसमें हम लोग कई सालों से देख रहे थे, हम लोग पढ़ते थे और सुनते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आज ये रूप में रील बदल गया है। तो आज हमारे को बहुत संतुष्टि है इस चीज़ की। एज एन एजुकेशनिस्ट मैं कहता हूँ कि इस जो स्वरूप इस बना है पॉलिसी का, ये बहुत बढ़िया है, और भारत को
जो एक गोल सेटअप किया है बाय 2030 दैट वी आर गोइंग टू हैव ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ऑफ 100%, ये अचीव होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी अचीव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों का छूट जाने का, ड्रॉप आउट होने का चांसेस कम है। सर हमने ये देखा कि पहले हाई स्कूल के बाद 10+2 का मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट होता था, लेकिन अब वो मॉडल भी चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4। इसे ज़रा समझाएंगे कि क्या है ये? मॉडल चेंज क्यों किया है, उसकी एक ज़रूरत है। समय के साथ साथ चीज़ चेंज होती है। अब हम लोग सदियों से चले आ रहे हैं 10+2+2, 10+2+1, 10+2+3, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत था। वो चेंज हुआ। क्या रूल? पहले हमारे जो पहले 5 साल दिए, 5 साल वो दिए जो कि सबसे बच्चे के महत्वपूर्ण ईयर्स साल है, बेसिक फाउंडेशन, जिसमें बच्चा जिसको जिस तरीके का वो मिट्टी ऐसी है जैसे ढालो वैसे बन जाएगी। तो वो बच्चे के कई साल, 5 पहले साल जो थे वो हमारे शहर के मत देखिए, आप देखिए बाहर के इलाकों के, ट्राइबल एरियाज़ के, वो बिल्कुल बेकार जाते थे। घूमने फिरने में कोई उनको अक्षर ज्ञान नहीं होता था। अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू देयर इज़ ए कैंपेन फॉर यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 5 साल कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी, और किसमें? आपकी अपनी मातृभाषा में। मतलब क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक? जी ओके। बिल्कुल। आपकी ये पहले 1 to 3 करिए, 3 to 5 करिए, ये आपका फर्स्ट 5 ईयर्स। ओके, ठीक है जी। अब आगे आ गया आपका अगले 3 3 साल। साल। अब वो जो है वो 8वीं तक आ गया, 6ठी 7वीं 8वीं। ये आपके प्री प्राइमरी ईयर्स आ गए। इसमें आप अपनी तैयारियां करिए, लेकिन फिर भी ये भी गवर्नमेंट ने कहीं एम्फेसाइज नहीं किया कि यही भाषा रहनी चाहिए, मातृभाषा ही होनी चाहिए। नहीं, जहाँ पे पॉसिबल है अप टू 8th ग्रेड भी अप टू मातृभाषा चल सकती है। नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में ले आइए, आप अंग्रेजी यहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ पे करिए। देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब आप पहले वो नहीं था कि हाँ जी, पहले बच्चों को देखिए अक्षर ज्ञान करने में ही मुश्किल हो जाती थी। एक बच्चा ट्राइबल एरिया से पढ़ा हुआ है, एक बच्चा शहर से पढ़ा हुआ, दोनों में पहले ही डिफरेंस आ जाता था कि हाँ जी वो पढ़ा लिखा बच्चा, वो पढ़ा हुआ भी है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि उसके जनरेशन में मैच नहीं आ रहा है। तो जनाब ये चीज़ हुई। अब 3 साल वो लग गए। अब उसके बाद 3 साल दिए और 5+3+3+। अब ये 3 साल जो दिए, ये दिए आपके कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में आप अपनी तैयारी करिए जो सेकेंडरी स्टेज के लिए आपने करना है। और 4 ईयर्स आपकी सेकेंडरी स्टेज आ गई जो कि 9th to 12th आ गई। अगर हम जनरल भाषा में इसे समझना चाहें कि जैसे पहले अभी 8th 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो अब क्या 5th से ही बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो देना? नहीं, हाँ, बोर्ड एग्जाम्स को अब ज़रूरत ज़्यादा नहीं है जोर देने की। इसको वो हम लोगों ने क्या समझ रखा था, बोर्ड का एक बच्चों के दिमाग के ऊपर सिर्फ हवा create एग्जामिनेशन हो हाँ, जाता था। हाँ। एग्जामिनेशन बच्चे भी, माता भी, पिता भी, जी। सब लग जाते थे, तुमने टॉप करना, तुमने एग्ज़ाम लेना। अभी क्या है सिस्टम में, पहले एग्ज़ाम जो है वो तीसरी क्लास में है, फिर 5वीं क्लास में, फिर 8वीं, 10th में है और 12th में है। लेकिन सब में अभी आप देखिए जैसे पॉलिसी पूरा पेपर डॉक्यूमेंट बाहर आएगा, इसमें बहुत सी आपको बारीकियाँ दिखाई देंगी जिसमें ये सब चीज़ें चेंजेस हैं। क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाएगा, रोटिफिकेशन नहीं देखा जाएगा। अब किसको चीज़ को देखा जा रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग को। अब किसको देखा जा रहा है? एनालिसिस को। किसको देखा जा रहा है? क्रिएटिविटी को। किस चीज़ को देखा जा रहा है कि बच्चा अपने आप को एनालाइज कैसे कर रहा है। अब वो चीज़ें नहीं आएंगी कि बच्चे ने वो चीज़ रटा हुआ क्वेश्चन है, वही रटा हुआ क्वेश्चन लिखना है। अब वो चीज़ उसके, अब ये चीज़ें जो हैं, कई बच्चे इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कई बच्चों के पास पावर नहीं है एक्सप्रेशन की, लेकिन वो लिख नहीं पाते थे। आज वो बच्चों के पास ये हिम्मत आ जाएगी कि वो लिख पाएंगे अपने। सो ये एग्ज़ाम्स का स्वरूप भी बदलने वाला है। हम लोग कह रहे हैं कोई एग्ज़ाम्स, देखिए एग्ज़ाम्स ने हमारे यहाँ पे दिमागों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बर्डन बनाया हुआ था। हर एक साइकोलॉजिकल इतना ज़बरदस्त बर्डन था कि हर बच्चा डरा हुआ था कि मेरे 12th क्लास के, और सुसाइडल टेंडेंसीज इतनी बढ़ी हुई थी उसमें कि बच्चों को, माता पिता को भी डर लगता था कि हम कुछ ज़्यादा ना कहें कि बच्चा कुछ ना हो ना जाए। अब ये क्या है, आपका 10th में जो एग्ज़ाम होगा या 12th में होगा, 2 बार होगा। एक बार आप एग्ज़ाम दे देंगे बच्चों के साथ,
अगर आपको लगा आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं चल रहा, आप उसको दोबारा पुनः दे दीजिए, ओके। इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इम्प्रूवमेंट हो गई, पहले ये चांस नहीं था। अब देखिए, अब बच्चे के पास हिम्मत हो गई ना कि हाँ कोई बात नहीं, एक तो दूसरा मौका भी है। पहले तो मौका ही नहीं होता था, डू और डाई था, किया जाना ना मर जाओ, तो ये बच गया। इस चर्चा में हम प्रिया जी को भी शामिल करते हैं। प्रिया जी, आप जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, बड़ी नज़दीक से आपने एजुकेशन स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा है आपने। क्या कुछ खामियां पहले आपको नज़र आ रही थी जो लगता है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने अब उन खामियों को दूर करने की कोशिश की है? बिल्कुल रंजन जी, मैं इसमें आपको एक तो बधाई दूंगी कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 फॉर्मुलेट जो हुई है, कोई 34 इयर्स के बाद हुई है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने एक बहुत गुड इनिशिएटिव लिया है। और जिस तरह से रंजन जी बता रहे थे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको चेंज किया है। मुझे महसूस हुआ कि मैं कई बार जब राउंड्स में जाती थी तो मुझे ये महसूस होता था कि बच्चा एक क्लास के अंदर एक टीचर जो थी वो 8th क्लास को पढ़ा रही थी, और जब मैंने उसको बोर्ड देखा तो उस पर वो ABCD को ना बड़े फनाटिक तरीके से उसको पढ़ा रही थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, फिर मैं लेके एक स्कूल में गई तो वहाँ पे एक बौद्धिक में 5th क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता था, और वो बच्चे इतने स्मार्ट, इतने तरीके से, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते थे। मुझे लगा कि ये एक पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आपका जो मदर लैंग्वेज है उसके अंदर आपकी जो नींव होती है, जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं वो होने चाहिए। तो ये पॉलिसी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 5th क्लास तक जो है इसको कर दिया है कि आपकी अपनी मातृभाषा के अंदर इसको रहेगा। ये एक बहुत ज़रूरी आयाम था। देखिए, आप ABCD पढ़ाना शुरू करते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन घर में जब वो माँ के साथ बात करता है तो वो हिंदी में बात करेगा या डोगरी में बात करेगा। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता था और इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाता था कि वो एक्चुअल जो उसका टैलेंट था, एक्चुअल जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी, वो कहीं ना कहीं दब जाती थी। तो मैं बहुत वेलकम करूँगी इस स्टेप को कि प्रधानमंत्री जी ने जो मातृभाषा के अंदर जो 5वीं 8वीं तक क्लास के अंदर जिसके अंदर वो रहेगा, सिस्टम रहेगा, ये बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर था। दूसरा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जिस तरह से बताया हमारे HOD साहब ने कि आपका वोकेशनल तो आपको आना ही चाहिए। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी तो हमें मॉडल क्लासेस मेरी 88 में हमारी हुई थी, तो हम लोग क्रोशिया भी सीखते थे, हम क्रॉस स्टिच भी सीखते थे। आज आप बच्चे को पूछो तो वो जो एडिशनल वोकेशनल जो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल लुप्त हो गई है। मतलब आप ज़मीन के साथ जुड़े हुए ही नहीं नज़र आते। आपको कील लगानी नहीं आती। आपको बस छोटे छोटे जो काम होते हैं जो वाकई में जिसमें आप अर्न कर सकते हो, आगे आप इसको तरीके से अर्न कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तीसरा मुझे ये लगा कि हम कहीं ना कहीं अपने स्कूल एजुकेशन को हायर एजुकेशन के साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर पाए। कई बार ऐसा होता था, कुछ सब्जेक्ट्स हमने जैसे पढ़े हमने 11th-12th में, और एक मोहतरमा थी, CO थी शायद वहाँ की, ले की थी, बहुत ही अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश वगैरह बोलती थी। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आप कैसे बन गए CO? तो वो कहने लगी, मैडम करना तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट मैंने चूज़ कर लिए गलत सब्जेक्ट्स 11th-12th के अंदर, तो मुझे सारी उम्र अब यही करना पड़ा। तो ये डिफरेंस अब मुझे महसूस हो रहा है कि आप 11th-12th के बाद आपको लगता है कि आप ये सब्जेक्ट को परसू नहीं कर सकते या आपने ये कैरियर परसू करना है, तो आपको एक गवर्नमेंट ने पूरी इस एजुकेशन पॉलिसी ने बिल्कुल आपको ऑप्शन उसको फ्री दे दिया है कि नाउ यू कैन स्विच ओवर टू अनदर एंड और फिर आपका ईयर वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब ईयर आपके क्रेडिट्स में चले जाएंगे। तो वो क्या होता है कि पहले तो बच्चा सोचता था चलो इंजीनियरिंग की हमने 4 साल, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 1 साल शायद मुझे मन लगा, दूसरे साल मेरा मन नहीं लगा, तो उसका वो साल सोचता था कि मैं दोबारा स्विच ऑन करूंगा तो मेरा 1 साल खराब हो जाएगा। तो इस वजह से अब जो है ही हैज़ द चॉइस टू परस्यू हिज स्टडीज ऑन हिज ओन कैपेबिलिटीज। अगर सरल भाषा में समझना चाहूँ तो अगर हम आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे थे और 1 साल हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का पेपर दिया और सेकंड ईयर हमने सोचा नहीं आर्ट्स ठीक नहीं, हमें कॉमर्स में जाना चाहिए, तो अब हमारे पास वो ऑप्शन आ गया कि हम आर्ट्स से स्विच ओवर उसी सेकंड ईयर में जो हम कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डेफिनेटली आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, आपको कई बार इतनी छोटी उम्र में पता भी नहीं चलता कि इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, हम इसको क्या सब्जेक्ट्स लेके दें। वो जबरदस्ती साइंस साइड करवाते हैं, मैथ्स करवाते हैं, लेकिन उसमें टैलेंट कुछ और होता है, उसमें आर्ट्स का टैलेंट होता है, उसमें किसी और चीज़ का टैलेंट होता है। तो इसमें पेरेंट्स और फिर बाद में फेडअप वो
दोनों ही हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको खुली छूट मिल जाएगी। अगर आर्ट्स का भी स्टूडेंट हो तो मेडिकल कर सकता है, मेडिकल का है तो वो कहीं कॉमर्स भी कर सकता है। तो ये एक उसके लिए एक मुझे लगता है कि लिबर्टी हो गई है। एंड उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स आपको मिल रही, इसमें वोकेशनल आपको दिया है, जोड़ा है। जीडीपी का आपका पहले कहीं 1.7% या 3% तक आप इसका शेयर शिक्षा में जाता था, आज 6% शेयर जाएगा। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है वो बढ़ गया है, 2018 में 26.18 था, अब प्रधानमंत्री जी के मतलब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, दे आर एमिंग टू अबाउट 100%। तो कहीं ना कहीं एक पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक टर्नओवर मिला है, एक पूरा स्विच ओवर मिला है। एंड एक जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं जुड़ेगी, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेगा व्यक्ति, क्योंकि जब आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति, आपकी अपनी भाषा में उसको इनकलकेट। कहते हैं कि 5 साल तक के बच्चे के अंदर इतनी क्षमता होती है मेमोराइज करने की वर्ड्स, कि आप बहुत सारे शब्द भी डाल दो तो वो एकदम से मेमोराइज कर लेता है। तो वो जो उसके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं उसके अंदर उसकी मेमोरीज भी बढ़ जाती हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज को, अपनी संस्कृति को समझने में काफ़ी रहेगा। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी पूरा एक प्रावधान दिया है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा है कि आपकी जितनी भी रेगुलेटरीज थी, लॉ को छोड़ के और मेडिकल को छोड़ के, सारी जितनी भी है अपने हायर एजुकेशन, एक ही हायर कमीशन ये बनाएंगे जो रेगुलेट करेगा। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने इसमें ये पढ़ी कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमस करने की तैयारी करेंगे, मतलब पीस बाय पीस। ऑटोनॉमस क्या है कि आप यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड नहीं हो जाओगे, आप अपने बना दोगे, अपने आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आपके एकदम आप उसके रिजल्ट्स आउट कर सकते हो। तो इस तरह से ऑटोनॉमस कॉलेजेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कई कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दूसरे कॉलेज में भी हो जाता है, दूसरे कॉलेजेस की एडमिशन शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक इसका रिजल्ट ही आउट नहीं होता। बच्चा अपना कोशिश करता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आउट होगा। तो ऑटोनॉमस तरीके से मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्सिटीज़ को और साथ में जो एफिलिएटेड हमारे कॉलेजेस होंगे यूनिवर्सिटीज़ को, इनको कहीं ना कहीं एक पेव मिलेगा, आने वाले समय में इनको एक प्रावधान मिलेगा। और एक मुझे लगता है एक नई, जैसे 21वीं सदी के लिए हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, 21st सेंचुरी के लिए हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, इसके प्रावधान जो है बहुत ज़्यादा इस एजुकेशन पॉलिसी में रखे हैं। ये तो रही बात हायर एजुकेशन की, लेकिन जो छोटे बच्चे थे, जैसे आपने कहा कि जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं या फिर 5th तक के जो बच्चे हैं, उनको जो अब फ्रीडम एक मिलेगी वो एक कहीं बड़ी राहत होगी, ना केवल उन बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी। क्योंकि जिस तरह से एक बर्डन रहता था, एक दौड़ लगी रहती थी कि बस परसेंटेज लानी है, आपको किसी भी कीमत पर 90% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, उसके लिए दिन रात बच्चों को पढ़ाते रहना, उनको किताबी कीड़ा बना देना, उन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स है। जैसे हम आज का बच्चा जो करता था, फर्स्ट क्लास में अगर उसने फाइनल एग्ज़ाम देना है तो उसको पूरा प्रिपेयर करना है, पूरा उसने जो अप्रैल में ज्वाइन किया, उसका सेशन शुरू हुआ, फिर एंड तक उसको सारा, मतलब हाफ ईयरली भी हुआ और उसके बाद वो हुआ, उसको पूरा कोर्स उसको प्रिपेयर करना, करिकुलम उसको लेकिन इसमें क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। एक सेमेस्टर हुआ शायद, उसमें उसको रिजल्ट आउट हुआ, उसका रिपोर्ट कार्ड बन गई, वो सेमेस्टर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पढ़ाई होगी, उसको नेक्स्ट जज किया जाएगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं जज करनी है, इसके अंदर और बड़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर उसके बिल्कुल उसमें किस तरह का उसका टैलेंट है, किस तरह में उसके वो है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह के प्रावधान सिर्फ एकेडमिक नहीं होगा, ये इट विल बी समथिंग ओरिएंटेड with his own talent, जो उसके अपना रिपोर्ट कार्ड, एंड दिस रिपोर्ट कार्ड इज गोइंग टू कम अप टिल द 12th क्लास। जो उसका वो 12th क्लास निकलेगा, जो उसका पूरा प्रोफाइल तैयार होगा कि ये किस टैलेंट, मतलब इसको पता होगा कि मैं मेरा जो अपना है, इवन टीचर्स को पता होगा कि ये बच्चा जो है इस चीज़ में काबिल है, वो उसको गाइड कर सकेगा। ये देख रहे थे कि जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में, अभी भी उन्होंने इसको पहले से ही स्टार्ट कर दिया था कि जो अप टू 8th क्लास के बच्चे होंगे या 9th क्लास के, उनका सेमेस्टर वाइज ही पेपर चलते हैं। जैसे मेरा भी बेटा जो जिस स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम पहले से ही रेगुलेट है। सीबीएसई ने कुछ सालों पहले किया था इसका, लेकिन 10th और 12th को नहीं बदला था ना, मतलब इस चीज़ को नहीं बदला। अब उसमें 10th और 12th भी इसी सेमेस्टर वाइज जो है वो चीज़ें, मुझे इसके ऊपर पॉलिसी अभी जनरेट होगी, मुझे लगता है। इसमें कैसे है कि अभी हम लोग इस पूरा डॉक्यूमेंट्स में अभी तो वी हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। बिल्कुल अभी तो वी आर मोटी जो चीज़ें हैं हमारे पास आई हैं। अब इसमें क्या है कि सेमेस्टर पे जो आप कह रहे थे करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारा डिस्टिंक्शन खत्म हो गया। अभी ये कोई परिभाषा नहीं बचेगी कि ही इज़ वेरी गुड इन करिकुलर, ही इज़ वेरी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर, ही इज़ वेरी गुड इन को करिकुलर। अब स्पोर्ट्स, डिबेट्स,
करिकुलम, दे आर द पार्ट ऑफ ए वन। अब बच्चे को सारी चीज़ें खुद ही अपने आप में परफॉर्मेंस के ऊपर देखनी है। ओके। अब ये चीज़ मतलब बच्चे को गाइड करना जो है ये टीचर्स का है। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आप इसमें हम लोग अब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो अब पहले भी टीचर्स अपना काम करते थे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी क्या है कि अभी उनके लिए एक नया रोल लेना पड़ेगा। दैट रोल इज़ ऑफ द मेंटरशिप। घर में पेरेंटशिप है, यहाँ पे मेंटरशिप है। बच्चे को किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को ढालना है, ये अब चीज़ जो है ये अब हमारे टीचरों के हाथ में है, अध्यापकों के हाथ में है, और वो अध्यापक जो हैं वो बच्चे को एक ढालने की कोशिश करेंगे, पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश। सर, अगर इतनी सारी त्रुटियां आपको पहले नजर आ रही थी तो आपको लगता नहीं कि बहुत देर हो गई इस पॉलिसी के बदलाव में, 34 साल का समय लग गया? देखिए सर, ऐसा है, त्रुटियां तो हमारे को लग रही थी, लेकिन सरकारें बदलती जा रही थी, सरकारों में कोई स्टेबिलिटी नहीं इच्छा थी। शक्ति नहीं थी। नहीं, स्टेबिलिटी कहाँ थी आपके पास जो 10 साल मैं अब पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन अपने ही इतने विवादों में रहे कि कहाँ शिक्षा की नीति कहाँ बनी। और उसके बाद ये जब से मोदी सरकार आए हैं तो इन्होंने कोशिशें की हैं अपनी, और आज ये कोशिशों ने रंग लाया है और बढ़िया तरीके से रंग हुआ है। बीइंग ए एजुकेशनिस्ट, आपको लगता है कि अभी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है वो एक सही दिशा की तरफ लेके जा रही है? देखिए, जो अभी तक है मैं अब उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो आने वाला समय बहुत अवश्य बहुत बढ़िया होने वाला है, पक्का बहुत बढ़िया होने वाला है। आपका देखिए, ये चीज़ें जो थी ना, ये लोग क्यों लोग भागते थे बाहर देश में, बाहर जी ऐसा है, बाहर करिकुलम ऐसा है, ये पूरी इसकी रचना संरचना ये भारत में हो रही है। अब आपको ज़रूरत नहीं है बाहर देखने की, आपके पास अपने टैलेंट है। मैं वही बताया ना कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप मेडिकल ले लो, और विदाउट मेडिकल सब्जेक्ट्स आप क्लियर कर दो, नीट कर लो क्लियर, क्या ज़रूरत पड़ी है। अगर आपने पीएचडी करनी है किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में जिसकी आपकी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप कर लो। लेकिन आज भी एमबीबीएस के लिए तो जो क्राइटेरिया वो सेम रहेगा ना, जिस तरह से अगर MBBS लॉ और में, एमबीबीएस के लिए हाँ, जो है वो क्राइटेरिया सेम हाँ, रहेगा, criteria बाकी में रहेगा। आपको लिबर्टी मिलेगी। आपके सब्जेक्ट्स भी आपके वेरी कर जाएंगे, सब्जेक्ट्स भी आप सपोज करिए साथ में इसके कोई और का सब्जेक्ट लेना चाहते हो आप वो ले सकते हैं आप। लीजिए। कौन सा, किसने पहले कहा था कि जी नहीं बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स ही पढ़ के मेडिकल का बन सकता है, और कुछ नहीं बनता। कुछ और भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आप म्यूजिक का भी ले लीजिए। अब देखिए, सारी सिस्टम है अब क्रेडिट्स के ऊपर। अभी यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्रेडिट चल रहा है। क्रेडिट्स में क्या है हमारे पास कि बच्चा अर्न करता है क्रेडिट्स। ये अब 3rd सेमेस्टर आता है ना, तो हमारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, एजुकेशन वाले अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों के बच्चे हमारे यहाँ पर आते हैं किस 4 क्रेडिट्स का अर्न करने के लिए। वो 4 क्रेडिट्स अर्न करते हैं, वो उनको वहाँ पे जाके उनके मार्क्स कार्ड में ऐड ऑन होता है, और उनको पता लगता है यस, अब वो बच्चे कभी भी जाएंगे, दे नो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या होता है, दे नो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। वो किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, मैनेजमेंट वाले बच्चे आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ के जाते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग उनको पता है कि अब कहीं पे भी वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में जाएंगे, दे विल बी गिवन ए प्रेफरेंस बिकॉज दे हैव डन आउट द टीचिंग। सर, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और ये रहता है कि क्योंकि एजुकेशन जो लोअर एजुकेशन है वो स्टेट का सब्जेक्ट रहता है, तो क्या स्टेट के पास ये पावर्स होंगी, क्या ये लिबर्टी होगी कि वो इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें अपने एरिया में, अपने स्टेट के अंदर, या ना करें? नहीं, पॉलिसी देखिए, जब पॉलिसी बनता है तो उसको पार्लियामेंट की स्वीकृति होती है, ऐसा नहीं है। जब हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, एक रूल बन जाता है, वो तो सारे देश के ऊपर लागू हो जाता है। वो अब कहाँ है, थोड़े से माइनर मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो जिसको हम कहते हैं स्थानीय परिवर्तन, स्थानीय तरीके से अपनी चेंजेस। स्कूल का टाइम पूरी जगह पे 7 से 1 बजे तक है, हमारे जम्मू में यहाँ पे 7 बजे टाइम ही नहीं, 10 सर्दियों में हो सकता, 9 बजे 9 बजे कर लो, 9 से लेके 3 बजे तक कर लो। वो माइनर मॉडिफिकेशंस जो हैं वो स्टेट के सब्जेक्ट में रहेंगे। ये चीज़ें
बाकी तो स्टेट अपने आपने बहुत सारी खूबियां बताई इस पॉलिसी के बारे में, क्या कुछ कमियां भी हैं इसमें, या कुछ ऐसी चीज हैं जो आगे जाकर कुछ विवाद का देखिए कमियां क्या हैं। कमियां मैं नहीं अभी गिनूंगा, क्यों? क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू भी जी। नहीं हुआ। सफ़र होने तो दो, फिर देखेंगे। जी मैं कमियां नहीं देखता हूँ। कमियां क्या है कि हर आदमी, देखिए हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक अंधेरा है एक सामने। मैं अंधेरे पक्ष को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया है, इसका अच्छा रूप स्वरूप आया है और ये अच्छा काम करने वाला है। आने वाले 10-12 सालों के लिए हमारे को ज़रूरत नहीं कोई और भी नई पॉलिसी की। हाँ, इसके बीच में कोई और ज़रूरत पड़ी तो सरकार वहाँ पे बैठी है, सरकार करेगी। कुछ थोड़ी सी सरकार को जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल्स, कि जो लागू करने वाले हैं वो लोग पूरी तरह से इसको अब इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करवाएं। जैसे हमारे, आप देखते हो कि मिड डे मील स्कीम शुरू हुआ था। क्यों प्रॉब्लम हुआ हमारे जे.एंड.के में कि मिड डे स्कीम उतना कामयाब नहीं बन पाया जितनी बाकी देशों में, पूरे देश में है। हाँ पूरे देश। तो वो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट आता है कहीं ना कहीं, बस और कुछ नहीं। कमियां क्या है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, सफ़र होने तो दो, फिर देखेंगे। अभी तो कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, अभी कैबिनेट अभी से अभी पार्लियामेंट तो में जाएगा, पार्लियामेंट वहाँ में बहस होनी है, सारी डिस्कशन होनी है सारी उसमें, उसके बाद discussions कहीं हैं। चेंजेस भी हो सकती हैं उसमें। हो सकती हैं मैम, modifications अभी आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी से ही जो विरोधी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। आज ही सुबह गुलाम अहमद मीर साहब हमारे स्टूडियो में गेस्ट के रूप में आए थे, तो मेरी जस्ट जनरल डिस्कशन उनसे हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी हमारी ही जो पॉलिसीज हैं उनको एक नया वस्त्र पहनाकर, नए कपड़े पहनाकर उनको लोगों के सामने, जनता के सामने परोसने की कोशिश जो है वो कर रही है। चेंजेस कुछ नहीं हो रही है, बस खाली नया सामान पुराने, नए डब्बे में पुराने सामान को ही डालकर जो है परोसा किया जा रहा है। मतलब ये जो संदर्भ बोला उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ जी। में बोला, बिल्कुल नहीं। 34 साल के बाद एक नई पॉलिसी आई है, ये क्या कांग्रेस वाले सोए हुए थे? 2000 आई रिमेम्बर, क्योंकि स्मृति ईरानी तब हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी, शायद नवंबर में या सितंबर नवंबर में इसका जो स्टेक होल्डर्स के साथ पूरा का पूरा एक कॉन्फ्रेंस जो है, वर्कशॉप रखी गई थी 2 दिन की, वो दिल्ली में रखी गई थी। मुझे लगता है नवंबर 2015, मुझे लगता है वो फर्स्ट वर्कशॉप थी जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम कहीं आगे फुटफॉल पे हम कहीं जा रहे थे आगे। तो कांग्रेस तो हमेशा से, क्योंकि वो विपक्ष में बैठी पार्टी है, तो हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगाएंगी। बट दिल से उनसे पूछना था कि 34 साल क्यों लग गए इस पॉलिसी को आने में, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब 2014 में आई उसके बाद से इस पॉलिसी के ऊपर मैं गवाह हूँ उसकी, क्योंकि एजुकेशन मंत्री होने के नाते मुझे कई बार जाना भी पड़ता था वहाँ पर। तो किस तरह से चेंजेस आए, किस तरह से एजुकेशन में चेंजेस आए, वो हमने रूबरू जो है उसमें देखा भी है। और आज जो है 4-5 साल के बाद, 6 साल के अंदर अंदर जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनकर आती है, तो प्रधानमंत्री जी को शत शत नमन करना चाहिए। और कांग्रेस वाले तो बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए इनको। अरे सर, जो एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा मैं, कि जिस तरह से आपने ये बताया कि अब एक सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स जो हैं वो होने हैं, तो क्या 10th और 12th के भी जो होंगे वो उसी पार्ट में, जैसे अगर हमारे किसी बुक के अंदर 16 चैप्टर हैं, फर्स्ट हाफ में हमने 8 के दे दिए हैं, तो अब नेक्स्ट हाफ में हमें 8 के ही देने पड़ेंगे? नहीं, हाँ, ऐसा है, ये पहले भी हमारे, देखिए सेमेस्टर टाइप में आप समझिए इस तरीके से। नहीं, मैं 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी बात नहीं, कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम एक ही बार होगा, एक ही बार होगा ना, वो पॉलिसी सेम रहेगी। एक ही हाँ, बार होगा, उसमें आपको पूरा ही हाँ, देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आपके पास चॉइसेस 2 बार की है। ओके। चॉइसेस आपकी 2 बार हैं, एक बार आपने दिया, रिजल्ट अच्छा नहीं बना, आप इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो हमारा साल बर्बाद नहीं होगा उसमें? नहीं, साल क्या बर्बाद, ऐसे भी आप तो बैठे हुए थे, सपोज करिए वो आपने टाइम, जितना टाइम के बाद लिया उसको आपने इम्प्रूवमेंट किया, आपके वो मार्क्स माने अगर जाएंगे। अगर पिछली बार हम ये मान के चलें कि मेरा इस बार एग्ज़ाम जो है वो सही नहीं गया, या परसेंटेज सही नहीं आई है, अब मुझे दोबारा ट्राई करनी थी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मेरा 1 साल तो बर्बाद होगा, क्योंकि मैंने नई साल के लिए तैयारी करनी। तो अभी भी तो वही है ना, उसमें बदलाव क्या आया है? अभी इसमें एक चीज़ और आने वाली है जो आप देखिएगा, जैसे आपने उसके साथ ही तो आप पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो ना, इम्प्रूवमेंट आप साथ साथ दे दो। ओके। इम्प्रूवमेंट आप दे दो, आपकी कोई रुकावट तो नहीं ना आई। इम्प्रूवमेंट हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो आप पिछला वाला तो है ही ना। हाँ। तो आप आगे चल रहे हो, साथ में चल रहे हो। पहले तो ये नहीं था ना, पहले अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो घर में बैठना पड़ता था। अब ये इसका शायद एक प्रोविज़न बनेगा, क्योंकि इसकी अभी डूज एंड डोंट्स आने हैं सारे, तो ये सारे आएंगे जब, तो तभी क्लैरिटी मिलेगी हम लोगों को भी कि। और दूसरी बात, ये सारे बोर्ड्स आपने डिसाइड करने वाले हैं, ये CBSE डिसाइड करेगी, JK बोर्ड अपना डिसाइड करेंगे
किस तरीके से हमने कितनी देर के बाद कैसे इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, फार्मूलेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आने वाले समय के लिए है, जिसके लिए मेरे ख्याल थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए और वो सही समय होगा। आपको लगता है कि क्लास सवाल की जिस तरह से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो बेसिक एजुकेशन या चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उसमें आजकल जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है और फीस की मार एक आम आदमी पर बड़ी पड़ती जा रही है, आज भी जिस तरह कोविड चल रहा है लेकिन एक लड़ाई भी चल रही है, नो स्कूल नो फीस की, जो पेरेंट एसोसिएशन चला रहा है, स्कूल कह रहा है कि हमें फीस चाहिए। इस पर भी कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से संदर्भ लेने की जरूरत है और यूनिफॉर्मिटी एक लाने की जरूरत है। सरकार ने एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट लिखी है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शायद लोगों के ध्यान में नहीं आ रही, कि उसमें फीस स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म कर दिया गया है ऑल प्राइवेट स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सारा आपको मन मर्जी की फीस नहीं लेनी है। उसमें क्या ये जो प्राइवेट, उसमें क्या प्राइवेट स्कूल्स जो अप टू 10th क्लास या 8th क्लास हैं वो भी आएंगे इसमें? सारी आएंगे, सब आएंगे। एक राइडर लग जाएगा कि आप, क्योंकि रेगुलेटर आ जाएगा ना, रेगुलेटर आके अपनी फीस आपको, आज ट्राई है तो वो उसने ट्राई ने सेटअप किया हुआ है ना, रेट्स आपके सारे कॉल्स रेट सेटअप किए हुए हैं आपसे, तो इसी तरीके से आपके ये रेट सेटअप होंगे कि किस तरीके से कैसा है, तो कोई अपनी मनमर्जी तो नहीं ना करेगा। तो क्या कुछ लगता है कि इस पूरी प्रोसेस में कितना समय अभी और लग जाएगा? एक बार भी पार्लियामेंट से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होना है, कितना समय जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लग सकता है? ये कोई ज़्यादा समय लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर कोई ज़्यादा माथापच्ची हो या तू मैं हो। ये सरल भाषा में बड़ी सीधी एक साफ बात है। ये बाकी बात वही मैडम वाली सही है कि विपक्ष का काम है तो उन्होंने विपक्ष में ही उन्होंने विरोध करना ही करना है, क्योंकि वो विपक्ष है। तो बाकी जो है ये ऐसा मेरे को नहीं लग रहा, एज ए एजुकेशनिस्ट मेरे को, एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन मेरे को नहीं लगता इस पॉलिसी में कहीं पे भी कोई भी अभी त्रुटि दिखाई दे रही है। बाकी वही चीज़ है कि जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें देखा जाएगा फिर कैसा आएगा, लेकिन अच्छा एहसास तो ये है कि आने वाले समय अच्छे होंगे। सर, वक्त इंडिया को आप दोनों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाने माने जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट के राजीव रंजन जी, और उसके साथ राजीव रतन जी, और उसके साथ प्रिया सेठी जी जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं। इन्होंने साफ तौर पर जो हमें समझाने की कोशिश की कि जो नई पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की गई है, जिसे हाल ही में जो कैबिनेट का अप्रूवल मिला है, उसमें क्या क्या कुछ चेंजेस आने वाली हैं आने वाले समय में। लेकिन अभी ये पूरी पॉलिसी जो है पार्लियामेंट में जाएगी, वहाँ डिस्कस की जाएगी, उस पर बहस होगी, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। लेकिन पहली नज़र में देखने पर तो ये लग रहा है कि ये पॉलिसी पूरे समाज के लिए और सभी वर्ग के लिए एक अच्छी पॉलिसी है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है इस पॉलिसी के आ जाने के बाद बदलेगा, ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में ये एजुकेशन पॉलिसी कितनी कारगर साबित होती है और कितना लाभ जो है वो लोगों को इस पॉलिसी के बदल जाने के बाद मिल सकता है। बाकी की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।